हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग चैनल में स्वागत है। आज का जो क्लास स्टार्ट हम कर रहे हैं ये क्लास 11th का मैथ है और इस पहला क्लास है और इस क्लास में हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स, जिसको हिंदी में समुच्चय बोला जाता है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन भाषा समझने के ऊपर एक बार समझ गए तो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, ऐसा चैप्टर है। और ये सेट ऐसा पहला चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ये अगर आप सेट समझ में आ गया पहला चैप्टर तो आपको अगला जो फंक्शन और अथी है संबंध है, इसका फलन और संबंध जो है इसका वहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसका वहाँ यूज होगा। ये आप पढ़ लेना रहिएगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा समस्या हो सकता है, होता ही है। जो नहीं पढ़ता है जब वहाँ से स्टार्ट कर कीजिएगा तब वो बहुत बड़ा समस्या होगा। तो इसी से चले आज हम पहले यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो इसको ख़त्म करेंगे, तब फलन और संबंध पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एक क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सेट्स का पूरा थ्योरी देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, किसने दिया है और इसका प्रकार क्या है और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सेट्स का परिचय है, क्या है, कहता है समुच्चय की अवधारणा आधुनिक गणित का आधार है। समुच्चय की अवधारणा आधुनिक गणित का आधार है। आजकल इस अवधारणा का प्रयोग गणित के प्रायः सभी शाखाओं में होता है। ठीक है, आजकल इस अवधारणा का प्रयोग प्रायः गणित के सभी शाखाओं में होता है और ज़्यादातर होता है किसमें, संबंध और फलन में। देखिएगा, ज़्यादातर होता है हमको संबंध और फलन। जब ये पढ़ लेंगे ना हम सेट्स, तब हमको संबंध और फलन जब पढ़ेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए, इसका ज़्यादा जरूरत हमको संबंध और फलन में यूज होता है। ये चलते आज हम पहले इसी को स्टार्ट किए हैं, ताकि जब अगला जब स्टार्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा थ्योरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टू द पॉइंट हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सेट्स को दिया किसने था और इसका उपयोग किसने किया था और कब किया था, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, गणित में समुच्चय शब्द का प्रयोग जर्मन गणितज्ञ थे जो बहुत महान काम करके गए हम लोग के लिए मैथ की दुनिया में, गणित की दुनिया में। इनका नाम था जॉर्ज कैंटर। गणित की जो है सेट्स का जो प्रयोग किया है उसका नाम क्या है, जॉर्ज कैंटर। कब किए थे, 1845 से 1918 तक किए थे। इनका प्रयोग रहा, चलता रहा। ठीक है, अब देखिए, अब हम परिभाषा की बात करें। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के संग्रह मतलब क्या होता है पता है? देखिए, जैसे कि हम मान के चलते हैं वॉवेल एक लेते हैं। वॉवेल क्या है, A-E-I-O-U। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक वॉवेल का संग्रह है। ठीक है, ये क्या हो गया, जो एक ठमो सब मिल, एक ठमो क्या है, पूरा एक अथी में, एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट है, वो क्या हो जाएगा, एक संग्रह हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमको पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पहला चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिएगा, पहला चैप्टर में हमको पढ़ना है समुच्चय और उसका निरूपण। ठीक है, पहला चैप्टर में हमको सिर्फ एक ही टॉपिक के बाद, एक ही अथी है, एक ही टॉपिक से हमको क्वेश्चन मिलेगा, एक ही टॉपिक से। तो क्या है, समुच्चय और उसका निरूपण। समुच्चय का निरूपण कैसे होता है, इसी के बारे में हमको पहला चैप्टर में यही पढ़ना है। अब देखिए, अगला जो हमको पढ़ना है समुच्चय का प्रकार, कितना प्रकार समुच्चय जो है, सेट्स जो है क्या प्रकार का होता है, इसे ये देखते हैं। और ये जो है ये प्रकार कौन से साइज में हमको पढ़ना है ये देखते हैं। देखिएगा, समुच्चय का प्रकार 6 प्रकार का होता है। पहला है रिक्त समुच्चय, दूसरा परिमिति और अपरिमिति समुच्चय, तीसरा समान समुच्चय, चौथा उप समुच्चय, पांचवा घात समुच्चय और छठा सार्वत्रिक समुच्चय। अब यह बात करते हैं, हमको ये बात पता चल गया है कि प्रश्नावली 1.1 में समुच्चय और उसका निरूपण पढ़ना है। तो प्रश्नावली 1.2 और 3 और 6 वो चैप्टर है, 6 चैप्टर है। सेट्स का 6 चैप्टर है। तो 6 चैप्टर में हमको कौन कौन इसमें पढ़ना है इसके बारे में देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखिएगा,
तो यहाँ से रिक्त स्थान से जो है पहला 1 से लेकर 3 तकला जो है 1 से लेकर 3 तकला प्रश्नावली 1.2 में पढ़ना है, ठीक है। और 4 से 6 तकला 1.3 में पढ़ना है, ठीक है। इतना हमको 1 से लेकर 3 तकला 3 एक्सरसाइज तक ये चीज हमको पढ़ना है। 1 से लेकर 3 तकला पहले यानी रिक्त समुच्चय और रिक्त समुच्चय, दूसरा है परिमिति और अपरिमिति समुच्चय, तीसरा है समान समुच्चय। ये हमको प्रश्नावली 1.2 में पढ़ना है, ठीक है। अब प्रश्नावली 3 में क्या क्या पढ़ना है? उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। ये प्रश्नावली 1.3 में पढ़ना है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब हमको पढ़ना किसमें क्या क्या है। तो 1.1 और 2.2 देख लिए थे। अब 1.3 से देखते हैं कि हमको 1.23 में, 1.4 में, 1.5 में, 1.6 में वो क्या क्या पढ़ना है, ये देखते हैं अब। चलिए देखिए यहाँ पर यहाँ पर है वेन आरेख। पहला ये टॉपिक है, ये इसका अलग एक टॉपिक है। और फिर है दूसरा टॉपिक है समुच्चय पर संक्रियाएं, ठीक है। तो वेन आरेख और समुच्चय पर संक्रिया के इसके सिंगल वेन आरेख ये सिंगल एगो है, और समुच्चय पर संक्रियाएं इसमें ये 3 गो है, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर। तो देखिएगा हमको ये वेन आरेख से लेके यहाँ तकला हमको 1.3 एक्सरसाइज में पढ़ना है, ठीक है। और 1.4 में ये पढ़ना है, और 1.5 में इसमें हमको 1.4 और 3 दोनों पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये जो है 1.4 है, और 1.5 में हमको ये पढ़ना है, 1.6 में ये पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा ये बात अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम बेसिक स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर हम फिर से वही बात लिखे हैं, समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब समुच्चय का ही फिर से एक परिभाषा फिर से लिखे हैं, ये समझाना है यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। तो देखिए समुच्चय कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं 3 गो, देखिएगा। कहता है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो 10 से कम को लेना है। देखिए 10 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है, देखिएगा यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या है? 10 से कम है, और क्या है? विषम प्राकृत संख्या। क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एक बात और यहाँ बोलना है कि मान के चलिए अगर हमको कोई कहता है कि आपको 10 से कम विषम प्राकृत संख्या लेना है हमको, ठीक है। हमको कोई कहता है आपको 10 से कम विषम प्राकृत संख्या लेना है, तो पहला बात तो सब दिमाग में यही सेट करना है कि प्राकृत संख्या 10 से कम क्या क्या होगा। तो देखिए 10 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। हम अगर ये इतना 5 को है, 10 से कम है, 5 विषम संख्या हो सकता है, क्या और हो सकता है। अगर हम इतना चुने हैं प्राकृत विषम प्राकृत संख्या, तो आप लोग भी चुनिएगा, तो आप लोग को भी यही पूरेगा। ये नहीं कि आप हम चुने हैं 10 से कम प्राकृत संख्या ये चुने हैं, तो आप लोगों को 10 से कम विषम प्राकृत संख्या दूसरा कोई और हो जाएगा। नहीं, जो हम चुने हैं वही आप लोग का होगा। अगर आप लोग जो चुनिएगा, विषम मान के चलिए आप ही लोग को कहेगा कि आप, हम बोल देंगे आप ही लोग को कि आप लोग को 10 से कम विषम प्राकृत संख्या चुनना है, तो क्या क्या होगा। तो आप लोग भी तो यही चुनिएगा ना, कि दूसरा और हो सकता है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो ऐसा संग्रह जो हर आदमी को कहेगा ये काम करने के लिए, तो वो आदमी वही काम करेगा जो हम कर रहे हैं। अगर हमको कहेगा तो काम करने के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? संग्रह हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है 5 सबसे अच्छे अभिनेता। 5 सबसे अच्छे अभिनेता। तो यहाँ पर तो भाई यहाँ पर बात अब आता है
अब यहाँ पे अब बात आता है कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता है, तो हमको पसंद कोई और है, आपको पसंद कोई और है, तो ये क्या हो जाएगा अच्छा। अब अच्छा लगने की बात है, किसी को कोई और अच्छा लगता है, हमको कुछ और अच्छा लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संग्रह होगा कि नहीं होगा, ये संग्रह नहीं होगा। अब मान के चलिए हमको कोई कोई कहता है अभिनेता, तो हम कहेंगे हमको बहुत सारा हीरो जो भोजपुरी का है, हिंदी का है, 5 का नाम बता देंगे, हमको ये अच्छा लगता है। आप कहेगा नहीं हमको हिंदी का एक्टर अच्छा लगता है, वो कहेगा हमको भोजपुरी का एक्टर अच्छा लगता है। यहाँ पे कहता है विषम क्या है संग्रह, ये जो है समुचित संग्रह है कि नहीं, तो यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है, ये 5 सबसे अच्छे अभिनेता, ये क्या होगा, समुच्चय संग्रह नहीं है, समुच्चय का संग्रह नहीं है। ये क्या है, समुच्चय का संग्रह नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें क्या हो गया कि सबका अपना अपना पसंद है, अपना अपना चॉइस वाला बात आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये समुच्चय का संग्रह नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, अगला है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अब अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, स्वर में तो जानते हैं ना वॉवेल, कि अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल क्या क्या आ सकता है, तो जो जो वॉवेल है, जो हम बोलेंगे चाहे आप बोलिएगा, सब तो वही बात बोलेगा। वॉवेल का यहाँ स्वर बोलने के लिए बात बोला है, स्वर खोजने के लिए बोला है, जो हम खोजेंगे चाहे आप खोजिएगा, वही सब के लिए तो वही बात होगा। तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला वॉवेल स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू। अब बताइए तो इसमें कोई किसी को कोई कहेगा कि हम अलग बहुत स्वर बना देंगे, कोई कहेगा नहीं ना कहेगा। ये क्या हो गया, जो हर आदमी के लिए वो वही काम करेगा जो हम कर रहे हैं, चाहे वो जो कर रहा है वो हम ही करेंगे, वही काम क्या होगा, ये क्या होगा, एक दूसरे का क्या है, ये क्या है, पूरा संग्रह है। ठीक है, तो आज की क्लास में तय रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को ये क्लास अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बोले कि हाँ समझ में आ गया है। कल हम नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आ रहे हैं, और इसमें थ्योरी कुछ बच गया से और एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।